प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। क्या आपने किसी लंबे आदमी को देखा है और लंबे आदमी को देखकर उसको खजूर के पेड़ के साथ उसकी तुलना की है कि ये तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे खजूर का पेड़ हो। या फिर कभी आपने सूरज को देखा हो। सूरज जब सुबह सुबह निकलता है तो बिल्कुल लाल होता है और उसको हम देख भी सकते हैं क्योंकि रोशनी बहुत ही कम होती है। और आपको लगा हो कि सूरज तो बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे रहा है जैसे कोई लाल रंग का फल दिखाई देता है। जब हमें कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की जैसी दिखाई देती है और बिल्कुल ही वैसी दिखाई देती है तो हम उसको उसका ही रूप मान लेते हैं। जैसे हमें कोई लंबा व्यक्ति दिखाई देता है, उसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है और खजूर का पेड़ वैसे ही लंबा होता है, तो हम कहते हैं कि भाई इसकी लंबाई जो है वो तो खजूर के पेड़ के जैसी है। इस तरह से हम उनकी तुलना करते हैं और इस तरह से जब हम एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का रूप मान लेते हैं तो उसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। अभी आप 7वीं कक्षा में हैं, जब आप बड़ी कक्षा में जाएंगे तो अलंकार के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। और बिल्कुल ऐसे ही जब प्रकृति की कोई वस्तु आदमियों की तरह, व्यक्तियों की तरह काम करते हुए दिखाई देती है या हम मान लेते हैं कि वे वैसा ही काम कर रही है जैसे आदमी काम करते हैं, तो उसको हम मानवीकरण अलंकार कहते हैं। कि यानी कि कोई निर्जीव वस्तु जो मनुष्यों की तरह कार्य करती हुई दिखाई जाती है, उसको हम ऐसी कल्पना कर लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, मानवीकरण अलंकार। और आज की जो हमारी कविता है श्याम एक किसान, इसमें दोनों ही अलंकार का प्रयोग किया गया है, रूपक अलंकार और मानवीकरण अलंकार। हमारी कविता श्याम एक किसान के कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। और कवि ने पूरी कविता में सर्दियों की एक शाम का वर्णन किया है कि सर्दी का जब मौसम होता है तो शाम के समय जो प्राकृतिक दृश्य होता है वो कैसा दिखाई देता है, और उसकी तुलना एक किसान के समान की है। ऐसा लगता है कि जैसे किसान और जो शाम का दृश्य होता है उसमें जो पहाड़ है वो दोनों एक जैसे हैं। पहाड़ अपने स्थान पर स्थिर रहता है और पहाड़ को देखकर कवि को लगता है जैसे कोई किसान बैठा हुआ है और किसान ने अपने सर पर साफा बांधा हुआ है, यानी पगड़ी पहनी हुई है, और पहाड़ के ऊपर नीला आसमान है। तो कवि यहाँ पर कल्पना करता है कि पहाड़ तो किसी बैठे हुए किसान के समान लग रहा है, लेकिन उसके ऊपर आसमान जो नीला है वो उसकी पगड़ी के समान है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, आसमान रूपी साफा, किसान रूपी पहाड़। यहाँ पहाड़ को किसान ही मान लिया गया है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार। और साथ में नदी बह रही है और बहती हुई नदी ऐसे लग रही है जैसे किसान ने अपने घुटनों पर कोई चादर रखी हो। और पास में ही पलाश के पेड़ों पर लाल लाल रंग के फूल खिले हुए हैं और उन फूलों को देखकर कवि कल्पना करता है कि ये फूल बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं जैसे कोई अंगीठी जला रखी हो। जब अंगीठी जलती है तो उसमें जो आग होती है वो भी लाल और पीले रंग की होती है, और ऐसे ही क्या खिले हुए हैं, पलाश के फूल। इसलिए पलाश के फूलों की तुलना अंगीठी के जलने के समान की है। और साथ ही क्षितिज पर घना अंधकार छाया हुआ है क्योंकि अभी शाम हो चुकी है और शाम धीरे धीरे जब बढ़ती जाती है तो रात होने लगती है, रात में अंधेरा गहराने लगता है। और ये अंधकार ऐसे लग रहा है जैसे झुंड में भेड़ें बैठी हुई हैं। और पश्चिम दिशा में सूरज जब डूबने वाला होता है तो सूरज के डूबने का जो दृश्य है वो ऐसे लगता है जैसे किसान चिलम पी रहा है। चिलम को हुक्का भी बोलते हैं, गाँव में लोग पीते हैं, आपने देखा होगा या आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा। तो चिलम पर सुलगती आग की भांति दिखाई दे रहा है। जो हुक्का होता है उसके ऊपर चिलम रखी जाती है और चिलम में जब हुक्का पीते हैं तो हवा से वो आग थोड़ी थोड़ी सुलगती है और वो लाल लाल रंग की दिखाई देती है। तो जब सूरज छिपने वाला है तो सूरज भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है जैसे चिलम में आग सुलग रही है। आसपास का पूरा माहौल शांत है। अचानक से मोर बोलने लगता है, मोर के बोलने की आवाज आती है और ऐसे लगता है कि मोर हमें आवाज लगा रहा है। सुनते हो, किसको आवाज लगा रहा है, पहाड़ को। और पहाड़ यहाँ पर क्या बना दिया गया है, किसान के रूप में। इसके बाद ये दृश्य घटना में बदल जाता है। चिलम उलट जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है। प्यारे बच्चों, आप अपने मन में कल्पना कीजिए कि कोई किसान बैठा हुआ है, उसने अपने सिर पर पगड़ी पहनी हुई है, साफा पहना हुआ है, अपने घुटनों पर चादर डाली हुई है और साथ में उसके पास हुक्का है और हुक्के में वो ऊपर चिलम लगाकर उसको पी रहा है। और पीते पीते
वो क्या करता है, चिलम को उल्टा कर देता है हुक्का पीने के बाद। और धीरे धीरे जब चिलम को उल्टा किया जाता है तो जो आग होती है वो बुझ जाती है और ऊपर धुआं उठने लगता है। और इस तरह से ये पूरा का पूरा जो दृश्य है वो किसके समान मान लिया गया है, प्रकृति के दृश्यों के समान, कि जो पहाड़ है वो तो किसान बन गया है, पहाड़ के ऊपर जो आसमान है वो किसान का साफा या पगड़ी बन गई है, और साथ में जो नदी बह रही है वो ऐसी लग रही है जैसे किसान ने अपने घुटनों पर चादर रखी हुई है। और सर्दी की शाम है तो ठंड का मौसम है और किसान ने अपने पास अंगीठी जलाई हुई है। ऐसे ही प्रकृति में जो पलास के पेड़ों के ऊपर फूल लगे हुए हैं लाल लाल रंग के, वो किसके समान लग रहे हैं, अंगीठी के समान। और धीरे धीरे दूर क्षितिज में अंधकार फैल रहा है क्योंकि रात होने वाली है। और क्षितिज क्या होता है, जहाँ पर जमीन और आसमान मिलते हुए नजर आते हैं। जब हम कहीं खेतों में होते हैं या किसी समुद्र के किनारे होते हैं और दूर तक जब हम नजर डालते हैं तो एक बिंदु ऐसा दिखाई देता है जहाँ पर हमें लगता है जमीन और आसमान मिल रहे हैं। इसी काल्पनिक बिंदु को हम क्या कहते हैं, क्षितिज। प्यारे बच्चों, याद कीजिए हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता में भी क्षितिज शब्द का प्रयोग हुआ था। याद कीजिए पंक्तियां, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। यानी कि ऐसा काल्पनिक स्थान जो हमें देखने से लगता है कि जमीन और आसमान मिलते हुए नजर आते हैं, लेकिन ऐसा वास्तव में होता नहीं है। तो जब क्षितिज में दूर देखने से अंधकार छा रहा है तो ऐसे लग रहा है जैसे भेड़ों का कोई झुंड बैठा हुआ है। और इस तरह से जब किसान ने पूरी तरह से अपने हुक्के को पी लिया है तो जो चिलम है उसको उसने औंधा कर दिया है, उल्टा रख दिया है, और उसमें से धुआं निकल रहा है। और धीरे धीरे जो शाम का समय है वो धीरे धीरे जब समय आगे बढ़ता है तो रात में बदल जाता है। और यही पूरा प्राकृतिक दृश्य बड़े ही सुंदर शब्दों में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने अपनी कविता शाम एक किसान के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। आप अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि एक किसान किस तरह से बैठा हुआ है, किस तरह से हुक्का पी रहा है, और फिर उसी कल्पना में प्रकृति के दृश्य को जोड़ दीजिए कि किसान और पहाड़ एक ही हैं, आसमान और साफा एक ही है, नदी और चादर एक ही है, और साथ में जो अंगीठी जल रही है वो किसके समान है, जो पलास के पेड़ों के ऊपर फूल खिले हुए हैं। इन सभी की तुलना अपने मन में कीजिए, अपनी कल्पना के संसार में खो जाइए, आप आनंदित हो जाएंगे। आइए पढ़ते हैं हमारी कविता शाम एक किसान और आनंद लेते हैं। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलास के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूरब में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। आप चित्र में देख पा रहे हैं कि ये हमारा किसान है, इसके सर के ऊपर क्या है, साफा है यानी पगड़ी है, और इसके घुटनों के ऊपर चादर फैली हुई है। और बिल्कुल सामने ही आप देख पा रहे हैं सूरज छिपने वाला है, किस तरह का दिखाई दे रहा है, पहाड़ दिख रहा है, नदी दिख रही है, ऊपर आसमान दिख रहा है, और इन दोनों को ही एक दूसरे के समान मान लिया गया है। आकाश का साफा बांधकर, आकाश यानी आसमान, साफा यानी कि पगड़ी, बांधकर सूरज की चिलम खींचता। और सूरज की चिलम, चिलम क्या होती है, मिट्टी का एक बर्तन होता है और जैसे मटका होता है उसी आकार का होता है, बीच में एक सुराख होता है और गांव के लोग इसमें हुक्का पीते हैं। जो हुक्का होता है उसके ऊपर चिलम रखी जाती है, आप चित्र में भी इसे देख सकते हैं। तो सूरज जो है वो लाल रंग का दिखाई दे रहा है, तो सूरज की तुलना किसके समान कर दी है, चिलम के समान, कि सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। अब पहाड़ वैसे तो बैठता नहीं है क्योंकि निर्जीव है, लेकिन यहाँ पर पहाड़ और किसान दोनों को एक ही मान लिया गया है, इसीलिए जिस प्रकार किसान बैठता है बिल्कुल वैसे ही पहाड़ क्या है, बैठा है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। अब नदी जो बह रही है पहाड़ के बिल्कुल पास में, तो वो ऐसी लग रही है जैसे चादर सी, यानी चादर के समान है। और जो किसान है उसने अपने घुटनों पर चादर रखी हुई है, बिल्कुल वैसे ही जो पहाड़ रूपी किसान है उसने अपने घुटनों पर नदी रूपी चादर को रखा हुआ है, नदी के समान चादर को रखा हुआ है। पास ही दहक रही है प्लास के जंगल की अंगीठी। दहकना यानी जलना, जब हम अंगीठी को जलाते हैं तो उसमें आग जलती है और आग जो होती है वो लाल और पीला रंग बिल्कुल उसमें मिक्स हो जाता है। बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर पास में जो प्लास के खेत हैं और प्लास के पेड़ों के ऊपर लाल लाल रंग के फूल आए हुए हैं, तो उनकी तुलना किसके समान की है, अंगीठी के समान। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा।
और धीरे धीरे शाम के बाद रात होने वाली है तो अंधकार बढ़ रहा है और ऐसे लगता है कि पूर्व दिशा में, क्योंकि पश्चिम में तो सूरज छिपने वाला है, लेकिन जो पूर्व दिशा है उसमें धीरे धीरे अंधकार बढ़ रहा है। और ये जो अंधकार बढ़ रहा है वो ऐसा लग रहा है जैसे भेड़ों के गल्ले सा। गल्ला क्या होता है? झुंड। भेड़ें जब बिल्कुल शाम हो जाती है तो अपने घर की तरफ लौट आती हैं और पूरे झुंड में बैठ जाती हैं। तो ऐसा लग रहा है कि पूर्व दिशा का जो अंधकार है वो भेड़ों के झुंड के समान बैठा है। कविता को पढ़ते पढ़ते जो ये दृश्य हमारे मन में उभर कर आता है, हमारे मन में हम कल्पना कर लेते हैं कि सच में ही कोई किसान बैठा हुआ है, सच में ही वो चिलम पी रहा है और सच में ही पास में नदी है और वो कैसी लग रही है? चादर सी। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। और आगे कवि कहते हैं कि इस माहौल में ऐसे लग रहा था कि चारों तरफ बहुत ही सन्नाटा है, बहुत ही शांति है। अचानक से मोर की बोलने की आवाज़ आती है और ऐसे लग रहा है कि जैसे मोर बोल रहा है, सुनते हो? वैसे ही बोल रहा है जैसे कोई व्यक्ति बोलता है, कोई आदमी बोलता है। तो मोर का यहाँ पर क्या किया गया है? मानवीकरण। मानवीकरण में किसी भी प्रकृति की वस्तु का, पशुओं का, पक्षियों का व्यक्तियों की तरह, आदमियों की तरह बात करते हुए दिखाया जाता है या उनकी तरह हरकतें करते हुए दिखाया जाता है तो उसको मानवीकरण अलंकार कहते हैं। तो अचानक से ऐसे लगता है जैसे कोई व्यक्ति बोलता है, सुनते हो? किसको बोलता है? किसान को। वैसे ही मोर यहाँ पर किसको बोल रहा है? किसान को, कि सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। औंधी यानी कि उल्टा करना। और जैसे ही आवाज़ लगती है तो किसान क्या करता है? अपनी चिलम को औंधा कर देता है, उल्टा कर देता है। और जैसे ही वो उल्टा करता है तो जो उसकी आग होती है वो बुझ जाती है और धुआं उठने लगता है। सूरज डूब जाता है और अंधेरा छा जाता है और रात हो जाती है। प्यारे बच्चों, वैसे तो हर साल इस कविता को मैं पढ़ाती हूँ और बच्चों का जो रिस्पॉन्स होता है वो यही होता है कि बहुत ही बोरिंग कविता है। लेकिन अगर इसको आप आनंद के साथ पढ़ते हैं, अपनी कल्पना में खो जाते हैं और आप इस दृश्य को मन में अगर बिठा लेते हैं कि किसान बैठा हुआ है, किस तरह से बैठा हुआ है और किस तरह से चिलम पी रहा है, और वैसी ही जो कल्पना है, उस दृश्य की कल्पना है, आप प्रकृति की चीज़ों में करने लगते हैं कि पहाड़ भी तो किसान की तरह ही है, आसमान भी तो उसकी पगड़ी की तरह है, नदी भी तो उसकी चादर की तरह है, और किस तरह से सूरज चिलम का काम कर रहा है, चिलम के जैसा दिखाई दे रहा है। जब हम इस तरह से इस कविता के अंदर डूब जाते हैं, आनंद की स्थिति में डूब जाते हैं, तो फिर ये हमें बोरिंग नहीं लगती, बल्कि बड़ी ही मज़ेदार कविता लगती है। और बच्चों का मन तो कल्पना करने में सबसे अच्छा होता है। उनका जो बाल मन होता है वो इतना चंचल होता है कि अपनी कल्पना की दुनिया में खो जाता है। कई बार तो आपके साथ ऐसा भी होता है कि कक्षा में अध्यापिका पढ़ा रही है और बच्चे अपने ही कल्पना की दुनिया में खोए हुए हैं। तो आपको इस कविता को पढ़ते हुए आपको एक कल्पना की दुनिया में खो जाना है, लेकिन कविता के आसपास ही रहना है। गांव के किसी एक बूढ़े व्यक्ति के पास पहुंच जाना है और जो चिलम पी रहा होता है, अगर आप गांव से संबंधित है, कभी गांव में गए हैं और किसी बूढ़े व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति को अगर हुक्का पीते हुए देखा है तो आप बड़ी आसानी से इसके साथ जुड़ सकते हैं, इसकी कल्पना कर सकते हैं। और अगर आपने इस तरह का दृश्य नहीं देखा है तो भी टीवी के माध्यम से या किसी मूवी के माध्यम से आपने जरूर देखा होगा कि हुक्का क्या होता है और कैसे लोग उसको पीते हैं। तो इस तरह से आप इसकी कल्पना अपने मन में कर सकते हैं और इस कविता को बड़ी ही आसानी से समझ सकते हैं, इसका आनंद ले सकते हैं। आशा करती हूँ आपको कविता समझ आई होगी, आपको कविता अच्छी लगी होगी। इसको जरूर दोबारा से घर पर पढ़िएगा और इसका आनंद लीजिएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए पाठ के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।